सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। अपन लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ का मतलब क्या होता है, लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, अपन के चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के अंदर पाए जाते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट अपन दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट अपन के अर्थ के ऊपर पाया जाता है, या तो वो नॉन लिविंग होगा या तो वो लिविंग होगा। तो ये अपन की दो कैटेगरीज है ऑब्जेक्ट को क्लासिफिकेशन करने की। जो चीज़ें हम हमारे आसपास के अंदर देखते हैं, आइदर अपन यूनिवर्स के अंदर देखते हैं, मगर यूनिवर्स के अंदर अपन एक्सेप्शन लगाते हैं कि एलियंस भी हो सकते हैं जो लिविंग प्रॉपर्टीज रखे। तो इस हिसाब से अपन ने चैप्टर के अंदर भी यही लिखा है, हमने भी यही लिखा है कि ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। हमने यहाँ पे यूनिवर्स नहीं लिखा है, अर्थ अपन को मानना सही रहेगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उसे अपन लिविंग या नॉन लिविंग की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने किस हिसाब से जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर पाया जाता है उसे आपने क्लासीफाई किया, या आपका बेसिकली क्या सर्कमटेंसेस थी, आपकी क्या बेसिकली लिमिटेशंस थी, आपकी क्या बाउंड्रीज थी, जिस हिसाब से आपने ऑब्जेक्ट को लिविंग या नॉन लिविंग के अंदर कैटेगराइज किया। तो देखिए, बेसिकली जो अपन स्टडी किसके बारे में करेंगे, अपन इस चैप्टर के अंदर सिर्फ लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिर क्वेश्चन ये आता है, नॉन लिविंग बींग्स के बारे में अपन कब स्टडी करेंगे, या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में अपन कब स्टडी करेंगे। तो इसका आंसर ये है, अपन उनके बारे में स्टडी कर लिया। जो केमिस्ट्री और फिजिक्स की ब्रांच है वो जनरली नॉन लिविंग की ही तो ब्रांच है, और नेक्स्ट अपन की जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डील करती है। तो हमने क्लासिफिकेशन किस हिसाब से किया था ऑब्जेक्ट का, हमने जनरली जो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट टाइम के अंदर हमने ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ विजिबल मूवमेंट, कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो विजिबल मूवमेंट दिखाते हैं उन्हें हमने लिविंग बींग्स के लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर या लिविंग बींग्स के अंदर डाल दिया था। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो जनरली मोशन या मूवमेंट नहीं दिखाते उसे अपन ने किस हिसाब से उसे अपन ने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया था। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है कि अर्लियर टाइम के अंदर हमने जो क्लासिफिकेशन की थी ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं वो विजिबल मूवमेंट के हिसाब से, कि उनकी मूवमेंट कैसी है, अगर वो मूव करते हैं तो वो बेसिकली लिविंग है, अगर मूव नहीं करते हैं तो वो नॉन लिविंग है। अब देखो, ये वाली बेसिकली पॉइंट एक्सेप्शन की कैटेगरी इसके हिसाब से देखी जाती है, मगर ये अर्लीस्ट के अंदर थी तो उस हिसाब से ये मानना सही था कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो मूव करेंगे उसे अपन लिविंग कहेंगे। सपोज करो एक ऐसा सराउंडिंग है जहाँ पे जनरली एक प्लांट ग्रो कर रहा है, उसी के पास के अंदर एक कोई रेट या एक कोई कुत्ता या कोई एक केट वगैरह कोई बैठा है जो लिविंग ऑब्जेक्ट है। अब देखो, केट बेसिकली क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो अर्लीस्ट ऐसा समझा जाता था जो प्लांट जो मूव नहीं कर रहा है वो नॉन लिविंग की कैटेगरीज के अंदर आ जाएगा, और जो उसके पास के अंदर केट बैठी हुई है जो मूवमेंट की प्रॉपर्टी दिखाती है उसे अपन लिविंग मानेंगे। मगर अभी हमारे को लगता है कि ये वाली डेफिनेशन सही नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास ज्ञान इन द केस नॉलेज बहुत ही ज़्यादा आ गया। तो अर्लीस्ट विजिबल मूवमेंट के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स को लिविंग और नॉन लिविंग की कैटेगरीज के अंदर डाल दिया था। हमारे बुक के अंदर एक अच्छा एग्जांपल लिखा हुआ है कि जनरली सपोज करो आपको एक ऐसी सिचुएशन दी जाए जिस सिचुएशन के अंदर आप 10 to 15 मीटर दूर खड़े हो और उसी सराउंडिंग के अंदर एक कोई काव वगैरह वो कुछ डिस्टेंस के ऊपर बैठी, तो आप दूर से बता सकते हो क्या वो काव जिंदा है, कहने का मतलब वो लिविंग है, या वो डेड है मतलब नॉन लिविंग है। तो अपन देखो दूर से नहीं दिखा सकते, क्योंकि इन द केस अगर मूव करती होती तो हम बता देते कि वो लिविंग है, मगर वो मूवमेंट कुछ नहीं कर रही, वो बेसिकली वहाँ पे सराउंडिंग के अंदर सो रही है। तो सो रही है तो इन द इसका मतलब क्या हो सकता है कि वो लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। अभी अपन लिविंग किस हिसाब से बताएंगे कि अगर मूव करें, मगर मूवमेंट तो नहीं दिखा रही है। तो इस हिसाब से देखो, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या अपन उस काव को नॉन लिविंग माने, मगर ये भी अपन नहीं कह सकते, शायद वो जिंदा भी हो सकती है, बैठी हुई है। तो अपन किस हिसाब से अपन किसी ऑब्जेक्ट को लिविंग या नॉन लिविंग माने, जो विजिबल मूवमेंट मतलब फिजिकली जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट देखते हो, ये बेसिकली सफिशिएंट नहीं थी किसी भी ऑब्जेक्ट को लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर क्लासीफाई करने के लिए। क्योंकि यही एग्जांपल आप अपने माइंड के अंदर सोचिए कि कुछ डिस्टेंस के ऊपर काव बैठी है, अभी आप क्या उसे लिविंग मानोगे या नॉन लिविंग मानोगे। इन द केस कि आपको उसके कोई भी मूवमेंट वो शो नहीं करी है, शायद वो सो रही होगी, शायद वो डेड भी हो सकती है। तो यहाँ पे अपन क्या कहते हैं कि जनरली मूवमेंट ही नेसेसरी नहीं होती किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसे लिविंग या नॉन लिविंग को कैटेगराइज करने के लिए। तो फिर क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिस हिसाब से आप उसको लिविंग या नॉन लिविंग की कैटेगरी के अंदर डालोगे। तो फिर बहुत ही सालों के बाद में एक और न्यू पॉइंट आई, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, कि उनके अंदर जो लाइव प्रोसेस चलते हैं जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट के कारण चलते हैं, अगर वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट उन बॉडी के अंदर हो रही है तो उसको अपन लिविंग कंसीडर करेंगे। इन द केस अगर वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट उस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं हो रही है तो उसे अपन नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। जैसे वो काऊ अगर कुछ डिस्टेंस के ऊपर बैठी हुई थी,
इन द केस अगर वो ब्रीथिंग कर रही है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, उसका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, वो एक्सक्रिएशन कर रही है, मतलब ये सारे के सारे लाइव प्रोसेस को परफॉर्म कर रही है, तो उसे अपन लिविंग मानेंगे। इन द केस अगर वो लाइव प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर रही है तो इसका मतलब उनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं है। अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं है तो उसे अपन नॉन लिविंग मानेंगे। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूजन दूर हो गई कि अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल मूवमेंट के हिसाब से हम उसे लिविंग या नॉन लिविंग की कैटेगरीज के अंदर नहीं डाल सकते। हम किस हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट को लिविंग या नॉन लिविंग की कैटेगरी के अंदर डालते हैं, वो अपन का नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, क्या वो चल रही है या स्टॉप्ड हो रही है। इन द केस अगर वो बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही है, जिसे अपन मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं, तो उसे अपन क्या कंसीडर करेंगे, लिविंग कंसीडर करेंगे। इन द केस अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नहीं हो रही है तो उसे अपन क्या कंसीडर करेंगे, नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ी स्पेलिंग के अंदर गलती हो गई है, तो आप यहाँ पे वीई लगा देना, विजिबल मूवमेंट। तो यहाँ पे एक चीज अपन को समझ में आ गई कि विजिबल मूवमेंट जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं थी, और मॉलिक्यूलर मूवमेंट के कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से लिविंग बीइंग के अंदर कैटेगराइज कर सके, तो उस प्रॉपर्टी को अपन डिफाइनिंग या प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इस वजह से अपन ने लिखा है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लीस्ट एक्सेप्शन, कुछ बुक्स के अंदर ये लिखा होता है कि नो एक्सेप्शन, कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज जिसे अपन कहते हैं उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। उसके अंदर देखो एक मॉलिक्यूलर मूवमेंट आती है जिसे अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग है तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट या सिंपली कहे तो बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती रहेगी, जिसके कारण उसके अंदर सारे लाइव प्रोसेस चलते रहते हैं। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट किस जगह के ऊपर रुक गई तो लाइव प्रोसेस रुक जाएंगे और वो ऑब्जेक्ट डेड डिक्लेयर किया जाएगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। जैसे अभी सपोज करो एक इंसान होता है, अपन हम हमारे आप हम खुद को बेसिकली लिविंग क्यों कहते हैं? हम खुद को लिविंग इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर सारे लाइफ प्रोसेस चलते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं, ये अपन का एक लाइफ प्रोसेस होता है जो नर्व सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। कोई भी खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो ये डाइजेस्टिव प्रोसेस है। हम रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, हमारे अंदर जनरली एक्सक्रिएशन का प्रोसीजर चलता रहता है। अब ये सारे प्रोसीजर हमारे अंदर चलते रहते हैं, तभी हम हमारे आप को क्या कहते हैं, हम खुद को क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं। इन द केस अगर हमारे अंदर ये सारे लाइफ प्रोसेस नहीं चलते हो तो हम खुद को लिविंग बींग्स के अंदर कैटेगराइज नहीं करेंगे। तो ये चीज़ ये बताती है कि हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती है, जिसे अपन मॉलिक्यूलर मूवमेंट के नेम से यहाँ पे कह रहे हैं, वो चीज़ ही हमारे को कैटेगराइज करती है किसी लिविंग या नॉन लिविंग की कैटेगरी के अंदर या बाउंड्रीज के अंदर। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात समझनी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की बेसिकली विजिबल मूवमेंट या फिजिकल मूवमेंट उसको कैटेगराइज नहीं करेगी लिविंग या नॉन लिविंग के अंदर। जैसे हमने ये कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट या बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाने की कैपेसिटी रखता है तो उसे अपन लिविंग कहेंगे। तो इस हिसाब से प्लांट कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाते ही नहीं है, क्या उसे अपन नॉन लिविंग कैटेगराइज करेंगे? मगर हमें पता है प्लांट एक लिविंग है क्योंकि वो टिश्यूज सेल्स के बने होते हैं। तो इस हिसाब से विजिबल मूवमेंट क्या आ गई, ये हमारे एक्सेप्शन है क्लासिफिकेशन का। तो इसलिए हमने लिखा है विजिबल मूवमेंट इज नॉट कंसीडर एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से बता नहीं पा रही है। उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हो जाते हैं। एनिमल्स तो मूवमेंट दिखाते हैं मगर प्लांट मूवमेंट नहीं दिखाते। उनका क्या, जो जनरली अपन हमारे नेक्ड आंखों से देख ही नहीं सकते, जैसे माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, इन्हें तो अपन हम हमारी आंखों से देख ही नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें जो हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, क्या उन्हें अपन नॉन लिविंग की कैटेगरीज के अंदर डालेंगे? नहीं, क्योंकि विजिबल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो आप अपनी आंखों से देख पाओ। तो ये चीज़ बेसिकली अपन की विजिबल मूवमेंट की जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थी उसे हमने रिजेक्ट कर दिया कि विजिबल मूवमेंट सफिशिएंट नहीं है किसी को भी कैटेगराइज करने के लिए। फिर हमने मॉलिक्यूलर मूवमेंट को लिया और मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बहुत ही लीस्ट एक्सेप्शन होता है। इसके जनरली एक एक्सेप्शन है वायरस, उसके अलावा कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट का एक्सेप्शन नहीं है। अगर कोई भी लिविंग होगा तो वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट को शो करेगा। जनरली वायरस भी इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता। रीजन ये माना जाता है कि वायरस जब आउटसाइड द होस्ट होता है तो वो नॉन लिविंग कैटेगराइज किया जाता है। जब वो इनसाइड द होस्ट होता है, जब उसके अंदर सारी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, तभी उसे अपन लिविंग कंसीडर करते हैं। तो इस हिसाब से कुछ बुक्स के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट का एक्सेप्शन वायरस लिखा हुआ है, कुछ बुक्स मानती है कि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इस वजह से अपन ने लिखा है लीस्ट एक्सेप्शन या इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। अभी नेक्स्ट अपन का क्वेश्चन ये आता है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बारे में स्टडी करना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने ये माना कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट परफॉर्म हो रही है तो उसे अपन लिविंग कैटेगराइज करेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती क्या है और ये क्यों नेसेसरी होती है किसी ऑब्जेक्ट को लिविंग कैटेगराइज करने के लिए?
तो अभी यहाँ पे देखो अपन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। सबसे पहले देखो अपन क्या देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स की हेरेसी देखते हैं, स्टेप्स देखते हैं। जनरली हम सबको पता है कि हम सब किसके बने होते हैं, सेल्स। सेल्स फर्दर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यूज। टिश्यूज जब कंबाइन हो जाते हैं तब ये क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन। जब ऑर्गन फॉर्म कंबाइन हो जाते हैं तब क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ काम करते हैं तब वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो यहाँ पे अपन ने ये हेरेसी बेसिकली छोटी क्लासेस से भी अपन पढ़ते आते रहे। तो ये चीज़ क्या परफॉर्म करती है, या ये चीज़ क्या प्रूव करती है कि जनरली सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन्स, one or two or more than two organs combine together to form the organ system. When organ system works in complicated way or intricated way, it will form the organisms. Intricated way का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हुए अगर वर्क परफॉर्म करेगा तो उसे अपन क्या कहेंगे, ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। अभी देखिए, आप ये सारी चीज़ें भूल जाइए, सिर्फ टिश्यू से कैटेगराइज करिए कि टिश्यूज फर्दर किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। और हमने 9th क्लास के अंदर ये स्टडी किया है कि सेल जनरली दो चीज़ों का बना होता है। सेल के अंदर जैसे सपोज करो अगर अपन एक एनिमल सेल की स्ट्रक्चर सर्कुलर या स्फेरिकल बनाते हैं तो बीच के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में जो एक एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सेल के अंदर जैसे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, तो अलग बेसिकली मेटाबॉलिकली लिविंग स्ट्रक्चर्स भी हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनील कहते हैं। तो हम सिंपली सेल को क्या कहते हैं कि सेल जनरली ऑर्गेनील और लिक्विड सब्सटेंस जिसे अपन क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, कि हमारा सेल ऑर्गेनील और साइटोप्लाज्म का बना होता है जो कंबाइन होकर एक सेल बनाते हैं, और फर्दर सेल डिफरेंट सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं। अब देखिए, जो ये अपन की मेटाबॉलिकली स्ट्रक्चर, लिविंग स्ट्रक्चर जिसे अपन ऑर्गेनील कहते हैं, या जो लिक्विड या प्लाज्मा हमारे सेल के अंदर पाया जाता है जिसे अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये दोनों चीज़ें बेसिकली किसकी बनी होती है, मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। ऐसे कोई इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज तो नहीं होती, ये जनरली मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर जो एक अच्छे तरीके से वर्क परफॉर्म करने की कैपेसिटीज रखती है। अभी ये मॉलिक्यूलर की स्ट्रक्चर ही कंबाइन होकर क्या बनाती है, सेल्स बनाती है, फर्दर सेल्स ही कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज, और सो ऑन चलता रहता है। तो सिंपली अपन का देखो एक चीज समझनी होगी, जैसे हम कहते हैं कि सारी चीजें एटम की बनी होती है, सेम तरीके से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के ही बने हुए होते हैं। तो अभी इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, इन मॉलिक्यूल्स की फंक्शनिंग होना बहुत ही नेसेसरी है अगर उसी ऑब्जेक्ट को लिविंग रहना। मगर होता क्या है कि हम बेसिकली अर्थ के अंदर रहते हैं, और अर्थ का एनवायरनमेंट कभी स्टेबल एनवायरनमेंट है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, एक चेंजिंग एनवायरनमेंट है। अगर अर्थ का एनवायरनमेंट चेंज होगा तो जो ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर प्रेजेंट है उसका, उन सब के ऊपर उस चेंजिंग एनवायरनमेंट का इफेक्ट आएगा। अब देखो, अर्थ के अंदर दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं, एक नॉन लिविंग एक लिविंग, तो दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी अर्थ के अंदर चेंजिंग होगी उनका इफेक्ट आएगा। जैसे नॉन लिविंग के ऊपर भी इफेक्ट आता है, सेम तरीके से हमारे लिविंग के ऊपर भी इफेक्ट आता है। अब इसी चेंजिंग एनवायरनमेंट के कारण अगर लिविंग बींग्स के ऊपर इफेक्ट्स आता है तो जनरली वो स्ट्रक्चर्स जो अपन की टिश्यू लेवल के ऊपर होती है, सेल लेवल के ऊपर होती है, या सेल लेवल के ऊपर होती है, ये स्ट्रक्चर्स क्या होती है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये स्ट्रक्चर्स ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गई, उस कंडीशन के अंदर हमारे ऑर्गेनील भी क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स अगर अपन की ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गई तो फर्दर जो अपन की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो भी क्या होगी, अच्छे तरीके से वर्क परफॉर्म नहीं करेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ लो, कि सपोज करो आपको बेसिकली क्या होते हैं, हम कोई भी एक बिल्डिंग बनाते हैं, जो उसकी पिलर्स होते हैं या जो उसका अपन क्या करते हैं, बेस कहते हैं। अगर बेस आपका खराब हो गया तो वो बिल्डिंग क्या हो सकती है, कभी भी गिर सकती है। हमारा बेस क्या होता है, बेस का मतलब सिंपलेस्ट चीज़ है। तो अपन का बेस क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का टिश्यू या सेल क्या होते हैं, किसी भी लिविंग बींग्स के बेस होते हैं। अगर इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण ये हमारे टिश्यू या सेल खराब हो गए तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद ब खुद क्या हो जाएगा, डेड डिक्लेयर्ड हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लिविंग रहना है तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण अगर इन स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ भी चेंजिंग आती है, उस चेंजिंग को फर्दर से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस्ड करना पड़ेगा, अपडेटेड करना पड़ेगा, फिर से उन्हें न्यू करना पड़ेगा, या वैसा ही करना पड़ेगा जैसा ये पहले थे। तो वो कैसा हो सकता है, वो उन स्ट्रक्चर्स को हटाकर फर्दर जो पहले स्ट्रक्चर्स थी उसको वापस रखने से। अभी ये स्ट्रक्चर्स बनी हुई किसकी होती है, जनरली स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। इस वजह से मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी होती है इन स्ट्रक्चर्स को मेंटेन रखने के लिए। अगर ये स्ट्रक्चर्स मेंटेन रहेगी तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मेंटेन रहेगा, या वो ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग कैटेगराइज किया जाएगा
जब तक वो स्ट्रक्चर्स मेंटेन है। इसी वजह से हमने लिखा है कि ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट these structures are break down in order to maintain the continuity of living organism, these structure must be replaced, कि इन स्ट्रक्चर्स को फर्दर से रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये स्ट्रक्चर तभी रिप्लेस हो पाएगी जब मॉलिक्यूल्स जो बेसिकली डीएक्टिवेटेड हो गए उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, और जो न्यू मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें वापस से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस मॉलिक्यूलर की मूवमेंट को मोशन को अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं, जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को लिविंग कैटेगराइज करने के लिए। अगर ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली सारी स्ट्रक्चर्स, जैसे दीज स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, टिश्यू, सेल्स, ये फर्दर किसके बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। इसी वजह से मॉलिक्यूलर की मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है। अगर मॉलिक्यूलर की मूवमेंट सही से चलना स्टार्ट हो गई, चाहे इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण कुछ भी डिस्टर्बेंस आया था, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट फर्दर से सही चलना स्टार्ट हो गई तो फिर वो ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग ही कैटेगराइज कर बोला जाएगा। इन द केस अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट के अंदर डिफेक्ट आ गया, सपोज करो अपन के साइटोप्लाज्म में डिफेक्ट आ गया, तो ऑर्गेनिल काम नहीं करेंगे। अगर ऑर्गेनिल काम नहीं करेंगे, दोनों काम नहीं करेंगे, तो सेल काम नहीं करेगा। अगर सेल्स काम नहीं करेंगे तो अपन का टिश्यू काम नहीं करेगा। अगर टिश्यू काम नहीं करेगा तो ऑर्गन काम नहीं करेगा। अगर ऑर्गन काम नहीं करेगा तो ऑर्गन सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर ऑर्गन सिस्टम काम नहीं करेगा तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म डेड डिक्लेयर्ड किया जाएगा, या वो अभी लिविंग कंडीशन के अंदर नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें सब जो भी अपन ने पढ़ा है, ये सारा अपन के चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन था। जो चैप्टर अपन का स्टार्ट होगा वो अपन के नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट होगा, लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट होगा। अब जो अपन ने पढ़ा है इसमें से जनरली एग्जाम के अंदर आपको क्या पूछा जा सकता है, ये पॉइंट, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लो और इसको आपको लर्न करना है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो विजिबल मूवमेंट होती है वो सफिशिएंट नहीं होती उस ऑब्जेक्ट को लिविंग या नॉन लिविंग के अंदर कैटेगराइज करने के लिए। हमारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही सफिशिएंट होती है किसी ऑब्जेक्ट को लिविंग या नॉन लिविंग के अंदर डिक्लेयर्ड करने के लिए। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। हम इस चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब टू अवर चैनल। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।